अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ कैबिनेट और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क में होने वाली अहम डेवलपमेंट पे बात करेंगे और बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म ने जो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया और कल एतमाद का वोट लेंगे, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं उसके बाद PDM और PTI के क्या मुहरक़ात होंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि मुल्क में नई सियासी जमातों की कितनी ज़रूरत है और वो अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए आज मेरे पैनल में दो नई सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब, पाकिस्तान महाफ़ज़ पार्टी के सदर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा सलाहुद्दीन माहून साहब, जो कि पाकिस्तान बराबरी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका स्लोगन है कलमे की ज़मीन कलमे का निज़ाम, इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें और बताइएगा कि आपकी पार्टी का, पाकिस्तान महाफ़ज़ पार्टी का एजेंडा है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान बना था तो एक ही नारा था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत बनी है, कलमे के नाम पे बनी है, कलमे के निज़ाम के लिए बनी है जी। और 5 लाख या इससे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ जो दी गई वो इसी कलमे के लिए दी गई, इसी निज़ाम के लिए दी गई। तो आज भी हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या, वही रहेगा जो उस दिन था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए हमारा मंशूर है कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाना जी। और कलमे का निज़ाम आएगा तो फिर आइन की बालादस्ती होगी, कानून होगा, जज़ा व सज़ा का निज़ाम होगा, तालीम 100% होगी, हुनर 100% होगा, रोज़गार 100% होगा। अगर किसी को हुकूमत नहीं दे पाएगी रोज़गार तो बेरोज़गारी अलाउंस देगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें सेहत सबको मिलेगी। बाकी जो पहले वाली सियासी जमातें हैं जो आज तक हुकूमत कर रही हैं या कर चुकी हैं, वो भी तो ये कहती हैं कि आइन की बालादस्ती है और हम आइन के मुताबिक ही चलते हैं। तो क्या फ़र्क क्या है? आपकी पार्टी का एजेंडा जो है वो कैसे उन बाकी जमातों से मुख्तलिफ है? इस्लामी निज़ाम वो उन पार्टियों का मंशूर है ही नहीं जो पार्टियां इक़्तिदार में रह चुकी हैं और जो अभी भी मौजूद हैं। उनका मंशूर वही जो रस्मी सियासत है वो है, लेकिन किसी का भी मंशूर आप पूरा उठा के देख लें वो इस्लामी नहीं है। हाँ, इस्लामी जमातों का है, मसलन जमात इस्लामी का है, लेकिन उन्हें अभी इक़्तिदार उस तरह से मिला नहीं कि वो कुछ कर पाते। ज़ाहिर इक़्तिदार उन्हें नहीं मिला, लेकिन आपने अभी पहला कदम रखा है सियासत में, आपने पार्टी लॉन्च कर दी है। तो क्या समझते हैं कि लोग किस तरह आपकी तरफ आ रहे हैं, माइल हो रहे हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पार्टी के आगाज़ में? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं और जिनसे मेरी बात हो रही है जी, वो तो अगर मैं ये कहूँ कि 100% लोग मेरे साथ हैं तो शायद दुरुस्त होगा। सही है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, जिस हैसियत से जानते हैं और मुझ पे एतबार करते हैं, तो वो लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं। बाकी है कि एक जो जमूद छाया हुआ है कौम पे, पूरी कौम पे, तो इसलिए स्पीड तो बनते बनते बनेगी। सही है। और जो फ़ौज दर फ़ौज लोगों का शामिल होना होता है वो तो एक टाइम लगता है। आपकी एक टीम बनती है, उस टीम की तरबियत होती है, वो टीम फिर वर्क करती है, सोशल वर्क के ज़रिए लोगों तक पहुंचती है और लोगों को अटैच करती है अपने साथ। तो वक्त तो लगेगा, लेकिन रेस्पॉन्स मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और वैसे भी इससे बढ़कर और क्या होगा कि जब किसी मुसलमान के सामने ये कहा जाए कि कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाना है, हमारा साथ दें, तो यकीनन साथ देंगे। चले, खान साहब को 22 साल लगे शेरवानी पहनते वज़ीर आज़म बनते, पाकिस्तान के 22वें वो वज़ीर आज़म बने। तो क्या समझते कि कितना टाइम आप देखते हैं? ज़ाहिर खान साहब क्रिकेटर भी थे, एक फेमस आदमी थे, आपको भी लोग माशाल्लाह आपकी फील्ड में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है। तो क्या समझते हैं उनको 22 साल लगे और 22 साल के बाद जो अभी इमेज आपके सामने आया खान साहब का, तो आप कितना टाइम समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी को टाइम लगेगा एक पाकिस्तान में सामने आते हुए? ये टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, डिपेंड करता है मेहनत पे भी, और सबसे ज़्यादा तो मेहनत पे डिपेंड करता है, फिर हालात पे भी डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात हालात ऐसे बनते हैं कि अनहोनी हो जाती है जी, और बाज़-औक़ात हालात ऐसे टफ होते हैं कि आदमी मंजिल के करीब पहुंच के भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो टाइम फ्रेम देना मुश्किल है। ये तो अंबिया भी नहीं दे सके कि इतने साल के बाद ये सूरत हाल होगी, इतने साल के बाद ये होगी। ये गैब की बातें अल्लाह जानता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें, जो पाकिस्तान बनने का मकसद था वो पूरा हो। चलिए डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा सियासत की तरफ आता हूं, चूंकि आपकी पार्टी सियासत में आ चुकी है, पार्टी आपने लॉन्च कर दी है, सेनेट इलेक्शन हुए,
जो पीटीआई की उम्मीदें थी, उन्होंने कहा था जी कि हमारी नंबर गेम वो पूरे हैं, हम इलेक्शन वो जीतेंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है उनकी तवक्कात के खिलाफ आया। आपने देखा उनको 47 सीटें मिली और जो है अपोजिशन है उसको 53 सीटें मिली हैं। तो क्या समझते हैं कि इस कामयाबी के पीछे जो पीडीएम को मिली है या अपोजिशन को मिली है, क्या समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नाराज अरकान जो हैं वो जाके बाकी पार्टियों में शामिल हुए, उन्होंने जो पीटीआई के खिलाफ वोट दिया है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग वैसे तो अच्छी चीज़ है नहीं, हमारे मुल्क में चल रही है। ये चीज़ें होती हैं, हर पार्टी अपने साथ मिलाने के लिए इलेक्टेबल लोगों को कोशिश करती है, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में, किसी मुल्क में कोई सिस्टम चल रहा होता है, किसी में कोई चल रहा होता है, ये कोशिश सब करते हैं। असल बात ये है कि क्यों इनके साथी इनको छोड़ गए, तो उसमें मैं जो सबसे बड़ी रीज़न समझता हूँ वो इनकी पूरी कारकर्दगी कह लें, पूर परफॉर्मेंस। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाते तो इनके साथी भी इन्हें ना छोड़ते, क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल नज़र आता, और दूसरे लोग भी इनका साथ चुपके से दे सकते थे, ना भी देते तब भी ये कामयाब हो जाते, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रही। परफॉर्मेंस के साथ साथ खान साहब राव साहब, मैं देखें ये भी चीज़ है कि खान साहब ने अपने उन लोगों को जो उनके साथ चले शुरू से, लोगों ने उन्हें वोट भी दिए, अब आके देखें सेनेट इलेक्शन में जो सीटें मनपसंद खान साहब देना चाहते थे, आप भी उन लोगों के नाम जानते हैं, उसकी वजह से भी अरकान नाराज हुए उनसे। क्या आप ये भी एक फेलियर समझते हैं? बहुत बड़ा फेलियर है। देखें, अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में अच्छे मैनेजर नहीं रखता, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं रखता, तो उसकी नाकामी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। सही है। और अगर वो मैं तो इसको ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के लेवल पे कहूँगा कि अगर वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो फिर उस पे फ़र्ज़ है, बल्कि वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता कि वो सही लोग सही जगह पे रखेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर दाल में काला है। डॉक्टर साहब बताइए, कल खान साहब ने कौन से खिताब किया, क्या यहाँ पे आगे सेनेट इलेक्शन में नाकामी उन्हें नजर आई? उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी, फिर कौन से खिताब करना और जो उन्होंने तकरीर की उसके बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी? देखिए, तकरीर तो वही थी जो हम 2.5 साल से सुनते आ रहे हैं, बल्कि शायद उससे पहले से भी। सिर्फ एक बात नहीं थी जी कि मैं अब असम्बली में कॉन्फिडेंस का वोट लूँगा, और अगर मेरे साथियों ने मुझ पर एतमाद ना किया, वोट ना दिया, तो मैं अपोजिशन में आ जाऊंगा। सही है। तो ये एक नई बात थी, बाकी सारी बातें पुरानी हैं। अब वो कल होने वाला है ये कॉन्फिडेंस का वोट भी, अगर ये वोट उनको मिल जाता है और उनकी हुकूमत रह जाती है तो चलो कुछ दिन और मिलेंगे, लेकिन हुकूमत का निज़ाम वही चलेगा जो पहले चल रहा है, कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये वोट ना मिला और वो अपोजिशन में आ गए तो फिर वो अपोजिशन में बैठेंगे नहीं, क्योंकि अपोजिशन वाले बैठते नहीं होते, या खड़े होते हैं या पड़े होते हैं। तो पहले भी तो अपोजिशन में रहे हैं ना खान साहब? हाँ, पहले खड़े होते थे, अब शायद पड़े होंगे। जी जी। चलें, आपने खान साहब को देखा, उनके चेहरे से कुछ आपको मायूसी नजर आई या पूरी उम्मीद है कि आगे जाके वो एतमाद का वोट ले लेंगे और फिर चीज़ें वापस उनकी कोर्ट में आ जाएंगी और वो फिर से हुकूमत को उसी तरह लेके चलेंगे? 2.5 साल तो उन्होंने वो गुजार दिए, अवाम के गिले शिकवे आपके सामने है, तो क्या नजर आता है कि आगे जाके क्या होगा? आपको खान साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा वो मैं अगले पार्ट में जाके आपसे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है आपको क्या नजर आई? ये पूरे एतमाद हैं वो? देखिए, पहले तो 100% पूरे एतमाद होते थे ना, अब 50-50 पे आ गए हैं। जब कोई आदमी ये बात कहता है कि अगर मुझे वोट ना दिया मेरे साथियों ने तो मैं अपोजिशन में आ जाऊँगा, तो ये 50% कॉन्फिडेंस तो चला गया। सही है। अब ये कि क्या होगा कल, सारा पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। लेकिन क्या ये वक्त ठीक था कि खान साहब एतमाद का वोट लें? ज़ाहिर सेनेट इलेक्शन में उनके अरकान 16 जो कहे जाते हैं कि उन्होंने वोट उस तरह से नहीं दिए, 7 तो मुस्तरद भी हुए, लेकिन यहाँ पे आके खान साहब का फ़ौरन इस तरह एतमाद का वोट लेना, क्या समझते हैं? सियासी हलकों में बड़ी ये भी तशवीश है कि खान साहब खुद ही मायूस हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बाहर निकलूँ। अब देखें, एतमाद का वोट तो लेना ही बनता है जब ऐसा किस्सा आ जाए। अब ये कि कब लेना, ये हिकमत अमली होती है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की हो कि वो ये समझते हो कि फौरी ये काम करना ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाए हैं। उन्होंने कोई सिलसिला अगर कर लिया है, कोई इंतज़ाम कर लिया है, तो शायद वो उसके मुताबिक कर रहे हैं, वरना लेना तो पड़ना ही है तो थोड़ा ठहर के भी ले सकते थे। शायद कोई उन्होंने मैनेज किया हो।